नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में अपन ने 7वीं सदी तक के राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने हर्ष के काल तक के राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ा। हर्षवर्धन के बाद संपूर्ण उत्तर भारत में छोटे छोटे राजवंश स्थापित हो गए। जगह जगह पर छोटे छोटे राजवंशों ने अपना शासन किया। एक केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया था और ये जो शासन करने वाले राजवंश थे ये राजपूत कहलाए। 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक का जो काल है भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक स्वाभाविक प्रश्न जो आता है वो ये है कि राजपूत कौन थे। राजपूत कौन, इस बारे में सभी इतिहासकार विद्वान एक मत नहीं है। सभी ने अपने अपने ज्ञान साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत प्रचलित है और इनसे संबंधित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों के बारे में पढ़ेंगे। खास तौर से राजस्थान के राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत है उनमें पहला जो मत है वो है अग्निकुंड से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख मत और सबसे प्राचीन मत अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी है और अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी जो मत प्रतिपादित किया है ये मत चंद बरदाई ने प्रतिपादित किया है। यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक, अपना ग्रंथ जो उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, पृथ्वीराज रासो में उन्होंने राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। मैं पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में बताता हूँ। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में लिखा गया है, उसका जीवन चरित्र लिखा गया है। यह ग्रंथ चंद बरदाई ने रचा है, लेकिन इसको पूरा करने का काम चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने किया। चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने इसको पूरा किया। इस ग्रंथ में चंद बरदाई बताते हैं कि पृथ्वी पर जब मलेच्छों का उत्पात बढ़ गया तो उसे समाप्त करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत में एक हवन किया, एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से ही 4 महान योद्धाओं की उत्पत्ति की। ये 4 जो योद्धा है ये है चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। उनके अनुसार पहले परमार, प्रतिहार और चालुक्य को उत्पन्न किया, लेकिन जब उनसे मलेच्छों का नाश नहीं हुआ तो अंत में चाहमान की उत्पत्ति हुई या यूं कहे चौहान की उत्पत्ति हुई। तो यह जो मत है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत कहलाता है और यही चारों महापुरुषों के नाम से आगे इनके वंश का नाम चला। यानी चौहान वंश हुआ, चालुक्य वंश हुआ, प्रतिहार वंश हुआ और परमार वंश हुआ और बाकी राजपूत राजवंश आगे चले। यह जो मत प्रतिपादित किया ये चंद बरदाई ने किया और चंद बरदाई के इस मत को सर्वाधिक समर्थन दिया मोनोद नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने। इनको राजस्थान के महानतम इतिहासकारों में गिना जाता है और इन्होंने
राजस्थान के इतिहास को एक नया मोड़ दिया था। इन्होंने चंद बरदाई के मत को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण है परीक्षा से संबंधित। पहली बात, अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत या मत का प्रतिपादन किसने दिया? तो अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधित मत किसका है? चंद बरदाई का है। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी थे, यानी कि इनका काल 12वीं शताब्दी में रहा था। और जो हवन किया था वो किसने किया? तो ऋषि वशिष्ठ ने यह हवन किया था, ये यज्ञ किया था। और वशिष्ठ के जो हवन कुंड से उत्पन्न कुल है वो अग्निकुल कौन कौन से है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वशिष्ठ के अग्निकुल में से कौन कौन से शामिल है। अब ये 4 जो कुल है इनके बारे में आपको याद रखना है। पहला परमार, दूसरा प्रतिहार, तीसरा चालुक्य और चौथा चौहान। यहां मैं क्लियर कर दूं कि परमार राजवंश का शासन मध्य भारत में, वर्तमान का जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, परमारों का शासन था। प्रतिहार वंश का शासन राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जालौर में था, मारवाड़ क्षेत्र में था। और आगे चलकर के इन्होंने उत्तर भारत के कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और एक बार संपूर्ण उत्तर भारत की महत्वपूर्ण ताकत थी प्रतिहार। तीसरा चालुक्य या चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है। इनका शासन गुजरात में था। चालुक्य या सोलंकी कहे जाते हैं। और चौथा जो राजवंश है चौहान राजवंश है, जिनका शासन सांबर, अजमेर और उसके बाद में रणथंभौर, नाडोल, सिरोही, जालौर और हाड़ौती में रहा, यानी कोटा और बूंदी में रहा। तो वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न जो 4 कुल है वो कौन कौन से हैं? परमार है, प्रतिहार है, चालुक्य है और चौहान है। इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राजवंश वशिष्ठ के अग्निकुल से संबंधित है या नहीं है? तो यहां इन 4 को ध्यान में रखना है, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। अब अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी मत को सबसे ज्यादा समर्थन जो दिया है, इस मत के समर्थक विद्वान, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि इस मत का समर्थन किन किन इतिहासकारों ने, किन किन विद्वानों ने किया है। तो 2 महत्वपूर्ण विद्वान है, 2 इतिहासकार। पहले मोनोथ नैन्सी, मोनोथ नैन्सी राजस्थान के अबुल फजल कहलाते हैं। राजस्थान के अबुल फजल मोनोथ नैन्सी कहलाते हैं और इन्होंने अपनी रचना मोनोथ नैन्सी ख्यात और दूसरी इनकी रचना है मारवाड़ा परगनारी विगत। तो मोनोथ नैन्सी ख्यात में इन्होंने अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी मत का पूर्ण समर्थन किया है। दूसरे इतिहासकार है सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचना वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। इसमें इन्होंने चंद बरदाई के अग्निकुल के सिद्धांत को
समर्थन दिया है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये मत किसने दिया, उससे संबंधित 4 कुल कौन से, और इनके समर्थक विद्वान कौन कौन। क्लियर कर दूं, चंद बरदाई के अनुसार यह जो यज्ञ था मुनि वशिष्ठ ने किया था और आबू पर्वत पर किया था। आबू पर्वत पर यह यज्ञ किया गया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें। दूसरा मत है वो है वैदिक क्षत्रियों की संतान। दूसरा मत राजपूतों को वैदिक क्षत्रिय जो थे उन्हीं का वंशज बताता है। यानी वैदिक काल में जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें जो क्षत्रिय वर्ण था उसी वर्ण के वंशज ये रहे थे जो आगे चलकर राजपूत कहलाए। और यह जो मत प्रतिपादित किया, ये प्रमुख इतिहासकार है। राजस्थान के आधुनिक इतिहासकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो प्रथम विद्वान GH ओझा और इनके साथ दूसरे इतिहासकार है CM वैद्य। तो GH ओझा और CM वैद्य ने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की ही संतान माना है। तो राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान मानने वाले इतिहासकार कौन कौन? GH ओझा और CM वैद्य। तीसरा एक मत और है, और ये मत है राजपूतों की ब्राह्मण कुल से उत्पत्ति, यानी राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। और इनमें जिन इतिहासकारों ने मत प्रतिपादित किया है उनमें एक तो है डॉक्टर भंडारकर और दूसरे है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। यहां मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि डॉक्टर भंडारकर अपने मत में स्थिर नहीं है। डॉक्टर भंडारकर अपने मत में स्थिर नहीं है। एक जगह ये राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताते हैं, तो एक जगह डॉक्टर भंडारकर राजपूतों को विदेशी जाति गुर्जरों से इनकी उत्पत्ति बताते हैं। तो भंडारकर स्वयं अपने मत में स्थिर नहीं है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। और दूसरे जो इतिहासकार है वो है गोपीनाथ शर्मा। और इनके द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताए जाने के पीछे प्रमाण क्या है? तो जो डॉक्टर भंडारकर है, इन्होंने बिजोलिया का जो शिलालेख है, बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है, बिजोलिया जो शिलालेख है, इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया किसने? बिजोलिया शिलालेख। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जो मत प्रतिपादित किया है वो मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित है। गुहिल वंश जो मेवाड़ का रहा है, उन्हें गोपीनाथ शर्मा ने नागर वंशीय ब्राह्मण बताया है। नागर वंशीय ब्राह्मण डॉक्टर गोपीनाथ इन्होंने मेवाड़ के गुहिलों को नागर वंशीय ब्राह्मण बताया है। तो नागर वंशीय ब्राह्मण गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को बताते हैं। डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय बताते हैं। और एक प्राचीन ग्रंथ है पिंगल सूत्र,
स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक अति प्राचीन ग्रंथ है पिंगल सूत्र, और पिंगल सूत्र भी राजपूतों को ब्राह्मण वंश ये बताते हैं, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। यह ग्रंथ जो है इसका नाम पिंगल सूत्र है। तो ये हमारे सामने 3 तथ्य है ब्राह्मणों से उत्पत्ति से संबंधित। डॉक्टर भंडारकर के और बिजोलिया से शिलालेख के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के गुजरों को नागरवंशीय ब्राह्मण बताना, और तीसरा है पिंगल सूत्र जो प्राचीन ग्रंथ है उसके अनुसार राजपूतों को ब्राह्मणों का वंश बताया है। अगले मत में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो चौथा मत है वो है सूर्य एवं चंद्रवंशी आर्य। आज भी बहुत सारे राजवंश जो है वो अपने को चंद्रवंशी और सूर्यवंशी बताते हैं, और चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आर्य जो थे ये वैदिक काल में और वैदिक काल के बाद में भी महाजनपद काल में अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताने वाले बहुत सारे राजवंश रहे हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का प्रतिपादन करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार राजपूत जो है सूर्य एवं चंद्रवंशी आर्यों के ही वंशज है, और इस मत का समर्थन गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और स्वयं वैद्य ने किया है। इनका जो मत है कि राजपूत जो है वो ओझा और वेद के अनुसार वैदिक क्षत्रियों के ही वंशज है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के सूर्य और चंद्रवंशी मत से काफी समानता रखता है। इन दोनों का मतलब वही है। आर्य वैदिक काल में, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आर्य जो थे वो वैदिक क्षत्रियों की ही संतान माने जाते हैं। तो ये जो मत है ये इन्हें सूर्य और चंद्रवंशी आर्य बताता है। इससे अगला जो मत है, ये मत जो है मूलतः विदेशी इतिहासकारों का मत है। विदेशी जो इतिहासकार हुए हैं इन्होंने ये मत दिया है कि विदेशी जातियों से राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई। जितने भी विदेशी इतिहासकार हैं उनमें से अधिकांश ने राजपूतों को विदेशी जातियों से उत्पन्न माना है। इन इतिहासकारों में कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर V.A. स्मिथ, डॉक्टर विलियम क्रुक और 2 भारतीय इतिहासकार। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि भंडारकर अपने स्वयं के मत में स्थिर नहीं है। उन्होंने एक जगह इन्हें ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया है तो दूसरी जगह इन्हें विदेशी जातियों से उत्पन्न बताया है। और एक जो भारतीय इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, ये भी राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताते हैं। कर्नल टोड जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति शीथियन से बताते हैं। शीथियन या जिन्हें शक कहा जाता है, शीथियन अथवा शकों से उत्पत्ति बताते हैं। कर्नल टोड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति शकों से हुई है। V.A. स्मिथ जो है इन्हें हूणों से उत्पन्न बताते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में तोरमान और मिहिरकुल के बारे में पढ़ा, ये हूण थे। और V.A. स्मिथ बताते हैं कि राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति जो हुई है वो हूणों से या कुषाणों से हुई। कुषाणों की जो ऊंची शाखा जो भारत में आई उससे उत्पन्न मानते हैं। विलियम क्रुक जो है ये भी राजपूतों को कुषाणों से उत्पन्न मानते हैं कि कुषाणों से ही राजपूत राजवंश जो है वो उत्पन्न हुए। डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो भारतीय इतिहासकार है यह राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर जाति से मानते हैं। इन्होंने गुर्जरों को विदेशी माना है, यानी गुर्जर जाति को विदेशी जाति माना है, और इन्होंने गुर्जरों जाति से ही राजपूतों की उत्पत्ति बताई है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर भंडारकर ने। तो ये जो प्रमुख इतिहासकार है कर्नल टोड, स्मिथ, क्रुक, भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद, ये इस मत के पोषक है कि राजपूत विदेशी जातियों की संतान है। डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंग
डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी राजपूतों को विदेशी जातियों से उत्पन्न माना है। इसके अलावा जो छठा मत जो है वो है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज। इतिहासकार वी.डी. चट्टोपाध्याय के अनुसार तो वर्तमान जो राजपूत वंश है यह इतिहास में सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज का मतलब यह है कि प्राचीन काल में वर्णों के अनुसार कर्म होते थे और जो लोग शासन का कार्य करते थे, रक्षा का कार्य करते थे, सेना में जाते थे, ऐसे जो लोग थे वो आगे चल करके राजपूत कहलाए। ये इनकी बात वही आ रही है कि ये वैदिक क्षत्रियों की संतान है। कुल मिलाकर के बात वहीं आकर रुकती है। सातवां मत, ये मिश्रित अवधारणा का मत है। मिश्रित अवधारणा वाले मत के पोषक बी.पी. चट्टोपाध्याय है। बहुत ज्यादा समानता है, ध्यान दें। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज वी.डी. चट्टोपाध्याय, वी.डी. और यहाँ जो मिश्रित अवधारणा है वो डी.पी. चट्टोपाध्याय की है। और मिश्रित अवधारणा का मतलब ये है कि राजपूत जो है वो वैदिक आर्यों के ही वंशज है और कालांतर में सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के कारण ही यह जो वंश है ये राजपूत वंश कहलाया, क्योंकि ये राजा का पुत्र। क्षत्रिय जो थे वैदिक काल में राजा तो एक होता था। राजा के चाहे कितनी ही संतानें हो, एक उनमें युवराज होता था। बाकी सारे राजकुमार तो होते थे लेकिन वो राजा नहीं होते थे। तो वैदिक काल में राजा के अलावा जितने भी उनके भाई होते थे वो राजपुत्र ही कहलाते थे और यही राजपुत्र आगे चल करके राजपूत कहलाया, क्योंकि राजपुत्र का अपभ्रंश, राजपुत्र संस्कृत शब्द है और इसका अपभ्रंश राजपूत है। और यह सर्वमान्य मत भी है। यही मत माना जाता है कि यह जो राजपूत है ये राजपुत्र से बना है। एक अन्य मत जो वी.ए. स्मिथ ने ही दिया है। वी.ए. स्मिथ ने एक जगह इन्हें विदेशी जातियों से उत्पन्न माना है तो एक जगह इन्हें प्राचीन जो आदिम जातियां हैं जो हिंदुस्तान में निवास करती है, जिनमें गोंड, खोकर, भर इत्यादि जातियां हैं, इनसे राजपूतों की उत्पत्ति बताई। अब बात यह है कि बहुत सारे इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेशी जातियों से उत्पन्न माना है और उसके पीछे जो तर्क दिया है वो तर्क ये है कि राजपूतों का आचार व्यवहार काफी हद तक हूणों, शकों और कुषाणों से मिलता है। मतलब राजपूत जाति इन विदेशी जातियों के समान ही युद्धप्रिय जाति है। इनका खान पान, इनके रीति रिवाज जैसे सती प्रथा है, ये विदेशी जातियों में भी विद्यमान थी और इसी साम्यता के आधार पर इन इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेशी जातियों से उत्पन्न बताया है। लेकिन अगर हम इन चीजों का विश्लेषण करें तो केवल एक मत के आधार पर इस बात को सत्य मान लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं एक एक मत के बारे में चर्चा करता हूं। सर्वप्रथम वैदिक क्षत्रियों की संतान मनुस्मृति में और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से होना बताया है। और क्षत्रियों का जो काम बताया है वो शासन करना, ब्राह्मणों की गौओं की रक्षा करना बताया है और कालांतर में यही कार्य राजपूत वंश का भी रहा है। तो इसे काफी हद तक सही माना जा सकता है। दूसरा जो चट्टोपाध्याय बी.पी. चट्टोपाध्याय महोदय का जो मिश्रित अवधारणा का मत है कि ये जो आर्य थे, वैदिक आर्य थे, जो क्षत्रिय थे, यही कालांतर में आगे चल करके राजपूत कहलाए, क्योंकि राजपुत्र और राजपूत में काफी समानता है। राजपुत्र ये संस्कृत शब्द है और इसी का अपभ्रंश राजपूत है। और यहां हम समझते हैं कि पूत का मतलब पुत्र ही होता है, पुत्र का अपभ्रंश पूत है। तो इस प्रकार से जो राजा का पुत्र है वो राजपूत है। का मतलब ये है कि प्राचीन
जो वैदिक क्षत्रिय थे उनके बाद में जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजपुत्र रहे और उनके आगे चल करके जो वंश आए वो राजपूत कहलाए। चूंकि बाद में केंद्रीय शक्ति नहीं रही, छोटे छोटे राजाओं के बहुत सारे जो पुत्र थे उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, इसलिए वो राजपुत्र कहलाने लगे और यही राजपुत्र आगे जाकर के राजपूत कहलाए। तो ये मत जो है वो ज्यादा मान्य मत लगता है। अगर ब्राह्मण उत्पत्ति की बात करें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि प्राचीन काल में अगर हम देखें तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में जो हस्तिनापुर के शासक थे विचित्रवीर्य और चित्रांत, उनकी मृत्यु निसंतान हुई और उनके जो पुत्र थे वो वेदव्यास की संतान थे, तो वो राजपुत्र ही थे, लेकिन थे मुनि के संतान। इसी प्रकार से नागर ब्राह्मण बताया जाना गुहिलों को, ये भी इस बात का ही द्योतक है कि जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह थे, यानी कि क्षत्रियों का ब्राह्मणों के साथ में जो वैवाहिक संबंध होता था। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि वैदिक काल में जो वर्ण थे वो कर्म के आधार पर थे, न कि जन्म के आधार पर थे। उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था हुई तो जो वर्णों के जो आपसी विवाह होते थे वो कर्मों के आधार पर होते थे और ये वैवाहिक परंपरा आगे भी चलती रही और उसी का परिणाम ये रहा कि बहुत से राजवंशों में पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मण या माता क्षत्रिय और पिता ब्राह्मण होता था। और इसी आधार पर बहुत सारे इतिहासकारों ने यह मत प्रतिपादित कर दिया कि जो राजपूत है वो ब्राह्मणों के संतान थे। लेकिन इसको सीधे सीधे तौर पर मान लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह विचार का एक दृष्टिकोण हो सकता है, हमें दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना पड़ता है। विदेशी जातियों से उत्पत्ति की अगर बात करें तो यहां पर यह बात कही जाती है कि इनका आचार व्यवहार जो है विदेशी जातियों से मिलता है। सती होने की अगर हम बात करें या शिकार की बात करें तो ये परंपरा प्राचीन आर्यों में रही है। प्राचीन आर्य भी शिकार खेलते थे, ऐसा नहीं है कि वो मांस भक्षण नहीं करते थे। सोमरस का उल्लेख भी हुआ है, हालांकि सुरापान निषेध था, लेकिन कालांतर में वो परंपरा बन गई। युद्धप्रिय जाति वैदिक क्षत्रिय थे और कालांतर में भी रहे। सती प्रथा की जहां तक बात करें तो जलंधर की पत्नी उसके पीछे सती हुई, इतिहास गवाह है इस चीज का, वैदिक काल से ही। मेघनाथ की पत्नी, हालांकि वो ब्राह्मण वंश था, सुलोचना बहुत पहले सती हुई। स्वयं श्री कृष्ण जो यदुवंशी थे उनकी 7 पटरानियों का उनके पीछे सती होने का उल्लेख है। बलराम जी की पत्नी रेवती का उनके पीछे सती होने का उल्लेख है। तो ये साक्ष्य जो है ये बताते हैं कि विदेशी जातियों के आगमन से पहले भी भारत में सती प्रथा विद्यमान थी और अपने पति की मृत्यु के बाद में पत्नी का अपनी देह त्याग देना ये एक परंपरा थी। तो इसे ये कह करके कि विदेशी जातियों में ये चलता था, इन्हें विदेशी जातियों की संतान मानना उचित नहीं होगा। बात करते हैं अग्निकुल सिद्धांत की। तो 21वीं सदी में यह मान लेना कि अग्निकुंड से कोई व्यक्ति उत्पन्न हो जाता है ये निराधार है, इस समय नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, हम अगर प्राचीन भारत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास में उदाहरण है जिनमें अग्नि से उत्पन्न बताया गया है बहुत सारे महापुरुषों को। इसका एक उदाहरण महाभारत में दृष्टिद्युम्न है, जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई बताई गई है। और उसी को आधार मान करके और यह मत चंद्रवर्धय ने प्रतिपादित किया। इसके बारे में कर्नल टोड कहते हैं कि संभवतया विदेशी जातियां जो थी वो जब शासक बनी तो उनका शुद्धिकरण करने के लिए संभवतया उनका अग्निकुल संस्कार किया गया होगा और इसलिए ये चंद्रवर्धय ने अग्निकुंड का सिद्धांत दे दिया। तो हम अगर सारे तथ्यों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि सारे विद्वान एक मत नहीं है, एक दूसरे का खंडन करते हैं। जैसे कि भंडारकर का खंडन सीएम वैद्य और गौरीशंकर ओझा कर देते हैं। इसी प्रकार से
विदेशी जातियों के उत्पन्न वाली जो बात है उसका खंडन चट्टोपाध्याय कर देते हैं। तो सारे विद्वान एक मत नहीं है, इसलिए निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि राजपूत राजवंश जो है वो प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के ही वंशज है, जो कालांतर में राजपुत्र से राजपूत कहलाए। क्योंकि अगर पूरे इतिहास पर अगर हम दृष्टिपात करें तो हमें पता चलता है कि राजवंश की ये परंपरा निरंतर चली आई है, और जब जब विदेशी आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रांताओं ने अटैक किए हैं, तब तक स्थिति कमजोर हुई, साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गए, फिर से छोटे छोटे क्षेत्रों में राज्य स्थापित हुए, वो राजा के पुत्र कहलाए, और वही राजपुत्र आगे चल करके राजपूत कहलाए। तो इस प्रकार से राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान मानना ज्यादा उचित होगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग इतिहासकारों के मत पूछे जाते हैं, तो आपको जैसा मैंने अभी स्पष्ट किया है, प्रत्येक इतिहासकार का मत याद करना है कि राजपूतों को विदेशी संतान बताने वाले इतिहासकार कौन है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाले इतिहासकार कौन है, वैदिक क्षत्रियों की संतान बताने वाले इतिहासकार कौन है, अग्निकुल सिद्धांत किसने दिया, ये सारे तथ्य ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मत के हिसाब से पूछे जाते हैं, हमारा विश्लेषण वहां काम नहीं आता है। तो आज हमने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत पढ़े। अब अगले वीडियो में हम राजपूत राजवंशों का इतिहास पढ़ेंगे, एक एक राजवंश का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।